आज का लेक्चर थोड़ा एजुकेशन पे है, थोड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो डाउट्स ना बाद में लेंगे। यस मैम। लास्ट लेक्चर से और तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? हेल्थ का करा था, इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, वो क्लियर है सबका? यस मैम। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आज एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, तो पहले ये बताओ, आप में से स्पेक्ट्रम किस किसने कर ली है? स्पेक्ट्रम तो पढ़ ली होगी ना? वॉइस वसीम, आप वाईफाई से ऐड करो अपनी ऑडियो को। जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है वो ध्यान रखना, जो एजुकेशन वाला टॉपिक है उसमें और बहुत सारी कमेटीज है, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए याद। पेपर 2 के लिए नहीं, वो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 में ऐसा उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है वो। तो एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले तो हर ऐसे के या टॉपिक की स्टार्टिंग में कोट्स मैं आपको बोलती हूँ कि लिखा करो। इतनी बार बोलने के बाद भी बहुत ही कम लोग हैं जो कोट्स लिखते हैं। मतलब तो इतनी सारी कॉपीज चेक होने के लिए आती है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 30% के आसपास स्टूडेंट अटेम्प्ट करते होंगे कोट्स लिखना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे कोट नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हो, बट जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का टॉपिक था, उसपे तो यार बहुत सारे कोट्स अवेलेबल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नथिंग बट ऑल अबाउट ग्रोथ सेक्टर, तो आप उसपे कोई भी कोट लिख सकते थे। या फिर जो वाटर का इशू था, और वाटर गवर्नेंस वाला तो ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करा है। जो भी रीसेंट टॉपिक होते हैं ना, जैसे आपको चॉइस दी जाती है कि इन 4 में से, इन 6 में से आप 2 अटेम्प्ट करो या 4 में से 2 अटेम्प्ट करो। आप पेपर में तो अटेम्प्ट करो जितने बोले गए हैं, लेकिन जब आप खाली बैठते हो ना अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, तो जो बाकी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट छोड़ा होता है उसको अटेम्प्ट किया करो। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, तो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट वाटर वाले इशू पे था, उस पे भी किसी ने कोट नहीं लिखा। वाटर पे भी इतने सारे इशू है, उस पे आप एक सबसे फेमस कोट आज के टाइम पे ये चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा वो आगे आने वाले टाइम पे वाटर के ऊपर होगा, तो उसपे भी आप वो कोट भी लिख सकते थे। बाकी जितने भी मैं यहाँ कोट डालती हूँ किसी भी डिग्निटरीज के या किसी फेमस पर्सनालिटी के, वो आप ध्यान रखा करो। 1 या 2 याद कर लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक टॉपिक से रिलेटेड एक कोट आपको याद होना चाहिए। आपके ऐसे कोई और वेटी बनाएगा, जैसे इसमें है ज्यादा याद नहीं होता तो आप स्वामी विवेकानंद का कर लो, ही इज अ नेम इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। या इससे इनकी कोट यूथ के ऊपर भी बहुत है, तो आप वो भी लिख सकते थे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज ना थोड़ा टाइम कम है, वी आर पॉजिटिव ऑफ टाइम, तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसे। सबसे पहले एजुकेशन और लिटरेसी। सब अपना माइक म्यूट करो पहले तो। अभय कुमार, माइक म्यूट करो आप। एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी में क्या डिफरेंस है? लिटरेसी इज अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, एजुकेशन इज अबाउट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ योर्स। तो एजुकेशन का मतलब होता है आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, प्लस फॉर्मल स्कूलिंग के अलावा जो आप गैदर करते हो आसपास से, उसको बोलते हैं एजुकेशन। और लिटरेसी का मतलब होता है जो आप फॉर्मल स्कूलिंग में गैदर करते हो, दैट्स इट, सिर्फ उसको बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें अगर इंडिया में, अच्छा मैं करती हूँ। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले वैदिक सिस्टम था। वैदिक सिस्टम गुरुकुल के ऊपर चलता था। गुरुकुल आपने देखा होगा, गुरुकुल सिस्टम का होता है कि गुरु शिष्य जो परंपरा चली आ रही है, जिसमें गुरु इज द सेंटर ऑफ योर शिष्य की लाइफ। तो उसके चारों बोलते हैं, चारों इर्द गिर्द घूमती है शिष्य की लाइफ, वो गुरु इज द सेंटर ऑफ दैट। तो हम उस टाइम पे बेसिकली ये था कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्ट था वो गुरु था, तो इसलिए हम उसे गुरुकुल सिस्टम बोलते हैं कि वो बहुत ही अटमोस्ट प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती थी।
आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज हो गई है, टीचर्स आर बीइंग बीटन अप, दे आर बीइंग हैरेस्ड, तो वो सिचुएशन चेंज हो गई, बट पहले वैदिक सिस्टम में ऐसा था। और कोई भी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती थी। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, आपके कैरेक्टर का, वो आपको गुरुकुल सिस्टम में होना होता था। नेक्स्ट फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी ये जो बनी। उसके बाद 1781 में वारेन हास्टिंग ने कैलकाटा मदरसा स्टार्ट करी। 1791 में जॉनसन डक्कर ने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट करा वाराणसी में। 1835 में मैक्यूले मिनट आया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है? सबने स्पेक्ट्रम पढ़ ली होगी अब तक तो, पेपर 1 के लिए एक बार तो पढ़ी होगी एटलीस्ट। मैडम शिक्षा मतलब इस तरीके से दिया जाए कि वो फिल्टर्ड होके जो एलिट क्लास है उसमें जाए, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके नीचे मतलब ग्राउंड लेवल पे अपने आप पहुंच जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। अब ये बताओ कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किस कमेटी ने करा था? रिजेक्ट ये मैडम नहीं। कोई और बता दो, किसी और को पता होगा। राहुल, अभय, अजय, इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं पता? हाँ, लाया तो मैक्यूले ही था, मैंने लिखा भी हुआ है इसमें। जो आपने बताया वो सही है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यही होता है। अच्छा, पढ़ा नहीं है, चलो किसी को भी नहीं पता। 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी। वुड्स डिस्पैच, करेक्ट आकाश, सही जवाब दिया आपने, वेरी। 1854 में जब वुड्स डिस्पैच आया था, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट करा था। तो ये एक पॉइंट है, आप याद रखना पेपर 1 के लिए। उसके बाद ये सब जो है ना पेपर 1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि कौन सी चीज कब आई थी। तो बस आपको ये बाय नेम याद करने हैं, एज सच कुछ ज्यादा याद करने का है नहीं। ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया भी था, मुझे नहीं पता सीएपीएफ में आया था, सीडीएस में, या फिर पीसीएस में आया था, बट रिसेंट का क्वेश्चन है, 1 या 2 साल पहले आया हुआ है कि जो अभी की पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे पहले कब पॉलिसी आई थी? तो वो 1986 में आई थी। और दूसरा किस कमेटी पे बेस्ड है नेशनल एजुकेशन प्रेजेंट पॉलिसी? तो वो कस्तूरी रंगन कमेटी पे बेस्ड है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आपके पेपर से स्पेसिफिक। बाकी हर क्लास में हम डाटा देते हैं, तो इसमें भी डाटा है। ये डाटा ना आप अभी बजट आया आपका 2 फरवरी का पेपर उठाना, और अपना जितना भी आप 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपको एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाटा मिलेगा आप उसे अपडेट करते जाओ। जो भी स्कीम मिलेगी आप उसे भी अपडेट करो, क्योंकि यहाँ तक तो हमने बना दिया है, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपडेट करोगे। तो फिलहाल का डाटा ये है कि इंडिया में जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे वो अभी भी 3% है। और अच्छा, हेल्थ पे इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना है, किसी को याद हो अगर? मैम हेल्थ पर ज्यादा कुछ उन्होंने शायद खर्च नहीं किया, एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर दिया उन्होंने, 4.7%। नहीं, मैं पूछ रही हूँ इंडिया का एक्सपेंडिचर हेल्थ पर कितना है? 4%। शिरीष, बहुत ही ज्यादा बता दिया आपने तो। मैम 3.5 ऑफ जीडीपी। इट्स समवेयर अराउंड 1.5%। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने इसे 2.5% ऑफ जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए बोला है। तो छोटे छोटे डाटा तो आपको याद रहने चाहिए, जैसे हेल्थ का अभी भी 2% से कम है एक्सपेंडिचर पे, और एजुकेशन का 3% के आसपास है। तो ये सब डाटा आपको ऑन द टिप्स होने ही चाहिए। फिर सेंसस 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं है, तो जब होगा इसे अपडेट कर लेना। 74% अभी लिटरेसी रेट, मेल का और फीमेल का आप देख लेना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री लेवल पे तो इट्स नियर टू 100%, बट क्वालिटी में इंक्रीज नहीं हुआ है, क्वालिटी में एक्चुअली डिक्रीज हुआ है। जो एएसआर की रिपोर्ट आई थी उसने ये बोला था, वी हैव रीच्ड द ऑलमोस्ट नियर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट एलिमेंट्री लेवल, बट वी आर लैगिंग बिहाइंड क्वालिटी। तो इनफैक्ट टीसा का जो टेस्ट था इंडिया उससे मूव आउट कर गया था, क्योंकि उसने हमारी जो कमियां थी वो दिखा दी थी कि आपका एलिमेंट्री लेवल पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत डाउनग्रेड हो चुका है। इंडिया का ये कहना था कि इनकी जो पॉलिसी है असेसमेंट की वो फॉल्टी है, तो इसलिए इंडिया इससे मूव आउट कर गया था, अब दोबारा रीजॉइन कर लिया।
फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के लेवल पे अभी भी कम है, इट इज समवेयर अराउंड 26%, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर एनरोलमेंट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में डिक्लाइन हुआ है और प्राइवेट स्कूल में बढ़ा है। ये तो बहुत कॉमन सा ट्रेंड है, आपको याद होगा कि बीच में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आई थी। 2020 की बात है, इट्स अबाउट लॉकडाउन। तो बेसिकली फीस, हाँ जी, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में जो न्यूज आई थी वो इसलिए आई थी कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रहा है, जो हम विटनेस कर रहे हैं, और उसी की दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है उनमें विटनेस करने के लिए मिला है कि इंक्रीज एनरोलमेंट हो रहा है। तो जो फीस पेइंग कैपेसिटी है मिडिल क्लास की और इलाइट की, वो तो उतनी ही है, बट जो लोअर क्लास उठ के प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रही है, उनकी फीस पेइंग जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें फीस पे भी रेगुलेशन लाने चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ तक ऑल क्लियर है? यहाँ कुछ नहीं था इसमें। ये डाटा आप जब भी देखोगे अपना अपडेट कर लेना, जो भी जहां से भी आपको मिलेगा। अच्छा, ये डेटा हो गया, ठीक है। एक मिनट देना, मुझे स्विच करना नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको आप स्विच कर लेना, मैं इसे वैसे ही पढ़ा देती हूँ, मुझे तो याद है ये ऑलरेडी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में। तो हम इसे डिवाइड करके स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्री प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट करेंगे, एक प्राइमरी लेवल पे, और एक सेकेंडरी लेवल पे, तो और एक लास्ट में हायर एजुकेशन लेवल पे। तो जब आप पढ़ो तो आपको ऐसे पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहला है प्री प्राइमरी लेवल का। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में 2 मिनट आप देना, 1 सेकेंड। कंटेंट बार दोबारा कर दियो, कंटेंट शेयर। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले है इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं प्री प्राइमरी लेवल पे। प्री प्राइमरी लेवल है 3 to 6 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। जो प्ले स्कूल वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत जगह बने हुए हैं। 3 to 6 इयर्स ऑफ एज ग्रुप को हम प्री प्राइमरी लेवल बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस एज ग्रुप में वो हॉर्लिक्स का ऐड आता है ना, कि 5 साल की उम्र तक 90% कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है। देखो, एड से भी ना हम छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं, तो उसी से हमने ये आंसर बना लिया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना इस एज में, वो मेजोरिटीली हो जाती है। तो इस एज को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। बट ये प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग का पार्ट नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है कि फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो। तो इस वजह से जो प्राइवेट प्री स्कूल है, ज्यादातर प्राइवेट ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाहर तो प्राइवेट ही मिलेंगे, अर्बन सेंटर्स में। आपको रूरल एरिया में आपको फिर भी आंगनवाड़ी मिल जाएंगे, बट अगर आप अर्बन एरियाज की बात करो या टायर 2 और 3 सिटीज की बात करो, तो वहाँ आपको प्राइवेट प्री स्कूल मिलेंगे। तो वो बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी लॉज के ऐसे ही चल रहे हैं। ये एक कंसर्न है। दूसरा, कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है। अगर आपने कभी नोट करा हो तो इन प्री स्कूल में बच्चों को
जो वैसे जो मेजर इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये है कि प्री स्कूल में आप बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप उसे पढ़ाओ कुछ मत, आप उसे चीजों को रिकॉग्नाइज करना दिखाओ, आप उसकी जो कैपेसिटी होती है ना फिजिकल कैपेसिटी उसको इंक्रीज करो, आप बच्चों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। ये प्री स्कूल का पार्ट होता है, बट ये कहीं ना कहीं है नहीं, तो ज्यादातर स्कूल में किताब खोल के 1 2 3 4 ये सीख रहे होते हैं। और अब तो पैंडेमिक में प्री स्कूल भी ऑनलाइन आ गया है, तो ये भी एक कंसर्न है। बच्चा 4 साल का बच्चा वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जो भी ये एज ग्रुप है इसको सबसे पहले तो आरटीआई के अंदर लेके आना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके अंदर प्री स्कूल को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि और फॉर्मल स्कूलिंग या फॉर्मल एजुकेशन डेवलप हो सके। सेकंड है जो आंगनवाड़ी प्रैक्टिसेस है उसमें प्रॉपर कंपोनेंट ऐड हो एजुकेशन का, कि प्री प्राइमरी लेवल पे किस तरीके से पढ़ाना है, करिकुलम क्या है वो प्रॉपरली ऐड हो आंगनवाड़ी लेवल पे या फिर जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उन पे। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको कैप्चर करा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करा है, और 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो ये फॉर्मेट है 5+3+3+4 का फॉर्मेट, इसमें 12 साल की तो आपकी फॉर्मल स्कूलिंग है और जो 3 साल है ना वो आपका प्री स्कूलिंग के लिए है। तो इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा है कि प्री स्कूलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और नेक्स्ट ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का बाय 2030। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% है प्री प्राइमरी स्कूल लेवल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक। सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट देखने मिलते हैं वो यहाँ से सेकेंडरी स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं ड्रॉप आउट, तो ये प्री प्राइमरी लेवल का है। ऐसी अगर बात करें कि प्राइमरी लेवल पे क्या है, प्राइमरी का मतलब है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो प्राइमरी लेवल पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारी बहुत जगह आपने देखा होगा जो जोनेशन बनी हुई है आरटीआई एक्ट के अंदर वो 2, 3 और 5 है कि इतने किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। लेकिन इसका फ्लॉ ये है कि जो बहुत सारे स्कूल खुल तो गए, एनरोलमेंट रेशियो भी 100% हो गया है, पर जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहा है। अच्छा, बहुत टाइम पहले एक न्यूज आई थी, शायद वो बिहार की थी या यूपी की थी, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 3 से 4 साल पुरानी है। जो मिड डे मील का प्रोविजन होता है उसमें नमक मिल रहा था बच्चों को रोटी के साथ। किसने सुनी थी वो न्यूज? यूपी मैम, यूपी मैम, यूपी में गोरखपुर। गोरख, करेक्ट, तो वो यूपी की न्यूज ही थी। अब आप मिड डे मील का प्रॉपर प्रोविजन है, मिड डे मील में बकायदा ये भी बता रखा है कि क्या और कैसे बनना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट्स को रोटी के साथ नमक खाने के लिए मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फेलियर बताता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। तो ये आप एक रीजन लिख सकते हो कि प्राइमरी लेवल पे अब तो आप अगर जाके देखोगे रूरल एरिया में तो प्राइमरी एजुकेशन की जो स्कूल्स है उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत काफी इंप्रूव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर बात करें हर जगह पे तो अभी भी कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में ये चीज लैक कर रही है। तो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर की, सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए बॉयज और गर्ल्स के, या फिर हर क्लास के लिए अलग क्लासरूम होना चाहिए, वो भी नहीं है। कहीं कहीं पे तो मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड वगैरह की जो प्रोविजन होता है वो भी नहीं है। तो ये एक चीज है। सबको एक साथ फिर बैठा है देते लो हैं, क्वालिटी, क्या? सबको एक साथ बैठा हाँ, देते हैं क्लास। करेक्ट, सबको एक साथ बिठा देते हैं। फिर है लो क्वालिटी प्राइमरी लेवल एजुकेशन। एएसआर की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के लेके बताई थी। मेरे ख्याल से प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक उसने बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करा था कि क्या क्या, थैंक यू, बहुत सारी चीजों को डायग्नोस करा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। तो सबसे पहले ये आई थी लो क्वालिटी प्राइमरी लेवल एजुकेशन की, जिसकी वजह से जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत पुअर होता जा रहा है। जो प्रथम की रिपोर्ट थी उसमें ये था कि 5th क्लास का बच्चा कैन नॉट डू वेरी वेल मैथमेटिक्स। अगर गवर्नमेंट स्कूल में है तो जो 5th क्लास का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से नहीं कर सकता है। तो ये भी एक हमारा फ्लॉ है कि 100% एनरोलमेंट रेशियो तो हमने इंक्रीज कर लिया, हम वहां तक तो पहुंच गए, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी डिक्रीज होती जा रही है। इनफैक्ट जो लर्निंग आउटकम है, जब वो ऑल ओवर इंडिया लेवल के सर्वे होते हैं तब हमें पता चलता है कि जो लर्निंग आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो ये एक चीज है। फिर हाई ड्रॉप आउट है, अभी भी 92 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है।
फिर फोर्थ ये है कि मशरूमिंग हो रही है प्राइवेट स्कूल की, इनका हाई फीस स्ट्रक्चर होता है। ये दिल्ली की न्यूज थी कि दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाह रही है फीस को, वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को पता हो तो जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल आ जाते हैं ना, जिनके नाम के आगे इंटरनेशनल लिखा हुआ होता है, उनकी एक महीने की फीस इट गोज अप टू 30,000 40,000 अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस। बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें ऐड होते रहते हैं, बट इसके अलावा जो आपकी फीस होती है वो 30-40,000 हो जाती है पर मंथ की। हम तो केवी से पढ़े, हमारी तो इतनी थी नहीं, हमारी तो 3 महीने की शायद 1,200 रुपए फीस थी, तो वो मैम 1200 यहाँ या पतंजलि 2400। के भी फीस है इतनी ज्यादा, 90,000। तो यही मैं बता रही हूँ आपको, जो हाई फीस स्ट्रक्चर है ना, उससे कहीं ना कहीं इंडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, जैसे मेडिकल के केस में करा इंडिया ने वैसे ही, क्योंकि आजकल स्कूल एक ऐसा हो गया कि पेरेंट्स बहुत कंसर्न है स्कूल को लेके। तो जितना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर होगा, ऐसा माना जाता है कि उतनी अच्छी वो सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और उतना इलाइट वो होगा। तो ये एक रीजन हो गया है हाई फीस स्ट्रक्चर का। फिफ्थ ये है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो मोस्टली डिसफंक्शनल है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में पेरेंट्स होते हैं और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, बट वो अब बड़ी जल्दी इतने नहीं आ गया। वर्किंग पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर अभी नीरज मैंने प्लीज इंस्ट्रूमेंट म्यूट योर वगैरह माइक। बोल नहीं किया। तो अब प्लीज जल्दी म्यूट जल्दी योर नहीं हो माइक। पाएगा। क्या दर्द है? हाँ जी। अच्छा, इसकी सारी बातें तो हमें सुनाई दे जाएगी। तो घंटा लग जाएगा, अभी इंस्ट्रूमेंट बॉयल होंगे तभी। नीरज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हम क्या बोलते हैं, अभी ना एक की अपॉइंटमेंट है अभी ना, क्या बोलते हैं, एक आ रहा है अभी। प्राइमरी लेवल के चैलेंजेस ये सब है। हर टॉपिक के अंदर आपको ना 3 से 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसको आप एक्सप्लेन करके उसके ऊपर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। जैसे प्राइमरी का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि स्ट्रेंथ हमें जो आरटीआई एक्ट है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा दिया, बट हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज है जो नो डिटेंशन पॉलिसी है। किसी को इसके बारे में पता है, नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में? And they will detain students if they are not passed or if they didn't get good marks. नो डिटेंशन पॉलिसी मैं बता देती हूँ। फीस जमा नहीं होने पे हाँ, मतलब 8th क्लास तक से सबको पास करना होगा। पास करना होगा। 8th क्लास तक नो फेलिंग की पॉलिसी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको सबको पास करना है। इसका फॉल आउट एक्चुअली ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे उनमें कैलिबर हो या ना हो, वो सब पास होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम पास होने में नहीं है, क्योंकि इसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि अगर आप बच्चों को फेल करते हो तो उनके मेंटल प्रेशर पे अफेक्ट करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप पास कर देते हो उन्हें, तो जिनका कैलिबर उतना डेवलप नहीं होता है वो 9th और फर्दर क्लासेस में फिर फेल होने स्टार्ट होते हैं, वहां पे हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए इसकी वजह से हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो भी पुअर होता जा रहा है। तो ये एक चीज है। या फिर इस डिटेंशन पॉलिसी में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आओ, कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर है एम्पावर करना है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, ताकि अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश हो सके। जैसे पेरेंट्स वगैरह है, अपने वो एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर सकते हैं कि हमें बेसिक फैसिलिटी सच एज टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग सर्विसेज ये बच्चों को प्रोवाइड करी जाए, प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए। ये सब चीजें तो पेरेंट्स डिमांड कर सकते हैं अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एम्पावर हो जाए तो ये होनी चाहिए। तीसरा है कि पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज होनी चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, हेल्थ और एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कितना भी कर ले, उनकी जो पब्लिक स्पेंडिंग है ना वो कम है। तो हमें जो मेन फोकस एरिया होता है ना हमारा, वो पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज करने का होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट आप हर जगह ऐड कर सकते हो। 3% हमारी पब्लिक स्पेंडिंग है, तो ये बहुत ही मिनिमम है हमारी, तो इसलिए पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट की स्कीम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी है। सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है जिसमें इसके अंदर बड़े भारत लॉन्च की गई है। इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स है और रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं उस पर फोकस करने की बात करी गई है। शगुन पोर्टल है,
ये वर्ल्ड बैंक द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। शाला सिद्धि है और स्वच्छ विद्यालय, क्लीन कैंपस क्लीन स्कूल करके जो प्रोग्राम है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जो है प्राइमरी लेवल के लिए वो है मिड डे मील स्कीम। ऐसा देखा गया है जो टर्नआउट है वो मिड डे मील की वजह से बढ़ा है हमारा। कोई बता सकता है सबसे पहले मिड डे मील स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट का? तमिलनाडु मैम। तमिलनाडु। किसने बताया ये? वासु मैम। वासु, हाँ करेक्ट, ये तमिलनाडु का इनिशिएटिव था मिड डे मील स्कीम का। अब हम आते हैं कि इश्यूज एंड चैलेंजेस हमारे सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या है। सेकेंडरी पे भी वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, बेसिक फैसिलिटीज है ही नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी गई है ना कि गर्ल चाइल्ड या फिर जो वुमेन सेक्शन है वो क्यों ड्रॉप आउट करता है प्राइमरी के बाद, वो रीजन ये है क्योंकि एब्सेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स मेक गर्ल्स मोर वल्नरेबल। उनको अपनी हाइजीन की नीड्स होती है, उनको अपनी मेंस्ट्रुअल नीड्स होती है, तो जो सबसे मेजॉरिटी चीज होती है वो आपको सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा है डिस्टेंस, जो एक रीजन होता है ना कि फियर रीजन, सिक्योरिटी कंसर्न, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर सेकेंडरी स्कूल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वहाँ गर्ल चाइल्ड इतना जाके डिस्टेंस कवर करेगी तो वो सेफ होगा या नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो मेजर कंसर्न। इन दो रीजन की वजह से देखा गया है सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, तो इन पे काम करना चाहिए। सेकेंड हाई ड्रॉप आउट, इसका मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड इज करिकुलम, जो आउटडेटेड करिकुलम है उस पे फोकस करना चाहिए। हमारा करिकुलम कहीं ना कहीं हमें ब्रॉड लर्निंग की तरफ फोर्स कर रहा है, हमें इनोवेटिव करिकुलम लाने की जरूरत है ताकि वो मार्केट से लिंक्ड हो, क्योंकि हमें हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हम स्कूल लेवल पे होते हैं। आधे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हायर एजुकेशन में प्रिपेयर करना कैसे है, तो आप स्कूल लेवल पे अपने करिकुलम को अपडेट करो ताकि जो हायर एजुकेशन में जाके जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो ना आए। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेकेंडरी लेवल आरटीआई मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, तो जो गैप बनता है ना वो हमेशा एक लूप होल की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसे आरटीई के अंदर लाना चाहिए सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी स्कूलिंग को। और इसके बाद इसमें भी मैंने लिखा नहीं है, इसमें आप लिख सकते हो कि फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, मतलब लैक ऑफ फंडिंग, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आ जाएगी कि लिमिटेड फंडिंग है, तो वो भी एक मेजर कंसर्न है। सॉल्यूशन ये है कि आरटीई को सेकेंडरी एजुकेशन तक कवर करना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करनी चाहिए जो कि लोकल अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखे। अच्छा, सबका ये एम नहीं होता है कि हमें 12th क्लास के बाद हायर एजुकेशन में जाना है, कुछ का एम ये भी होता है कि हमें अपने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जो लोकल रिसोर्सेज है हमें वहां पे रह के कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट फील कर रहा है कि दैट ही कांट गो टू हायर स्टडीज, ही जस्ट वांट टू सेटल डाउन हियर ओनली, तो वो क्यों फालतू में इतना आगे तक पढ़ाई करेगा। तो इसके लिए वोकेशनल कोर्सेज को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ऐसी जगहों पे। और ये भी देखा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज का आप स्ट्रेंथन करोगे तो ये एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर को और इंक्रीज करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे। आदर्श म्यूट योर माइक। टॉपिक कहां पे? यार ये आप लोग माइक क्यों नहीं म्यूट करते हो? इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में ये है कि बोला गया है इंडियन डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना के याद करो या कैसे भी याद करो, ये डाटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एजुकेशन में भी यूज आएगा। ये जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमने डाटा दिया था, ऐसे दिया था, ये उसमें भी यूज आएगा। इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो हमें ऐसे करिकुलम की या ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारी स्किल लेवल को इंक्रीज करे। तो इसलिए हमें प्राइमरी लेवल जो हमने अचीव करना था प्राइमरी लेवल पे वो हमने अचीव कर लिया, अब हमें सेकेंडरी लेवल पे अचीव करना है, तो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को हमें इंक्रीज करना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल इंडिया में कम है कंपेयर टू प्राइमरी स्कूल, तो इसलिए हमें सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, करिकुलम पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, पहले कुछ 25.8% था, अब लकीली 26.3% हो गया, बट ये अभी भी कम है। देखो वर्ल्ड एवरेज 33% है और हम अभी भी 26 पे है। और अगर सबसे हाईएस्ट बात करी जाए तो कोरिया में है।
कोरिया में हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट 93% है। ये याद ना भी रहे तब भी चलेगा, बट आपको ये याद रहना चाहिए कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 26% के आसपास है। सेकंड, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। बिहार में 7 है और तेलंगाना में 59 है। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का लेवल है, इतना ज्यादा वेरिएशन है। और जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है ना, वो ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सेंटर्स में ही है, तो कम्यूटेशन एक प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडली, सब लोग इतने फेवर में नहीं होते हैं कि अपने स्टूडेंट्स, अपने चाइल्ड को हॉस्टल फैसिलिटी में या पीजी फैसिलिटी में भेजे। और अगर इसकी बात करी जाए तो हॉस्टल सबके लिए मिलते भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के लिए अलग से लिस्ट निकलती है, और सबको उस लिस्ट में नाम आ जाए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सब बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करवा सके। तो जो बच्चे पीजी में रहते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स रहती है, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। हॉस्टल में तो फिर भी आप सिक्योरिटी अच्छी होती है, आप रह सकते हो, बट पीजी में कहीं ना कहीं आप लैक करते हो, स्पेशली जब आप टायर 2 और टायर 3 सिटीज से आ रहे हो, तो आपके पेरेंट्स हमेशा कंसर्न रहेंगे आपको लेके। नेक्स्ट है फैकल्टी। लो टीचर का रेशियो रहता है, पीपल टू टीचर रेशियो 30:1 है, जबकि अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें जैसे यूएसए में, वो 12 के आसपास है। तो अगर इंडिया 12 भी नहीं कर सकता तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे एटलीस्ट डाउन करके 20 तो करें। 30 बच्चों पे एक टीचर है तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, टीचर भी फिर सब पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो एक कंसर्न हो जाता है। अच्छा, ये तो चलो टीचर की बात है। जब आप स्कूल में होते हो, हायर एजुकेशन में तो फिर भी कम है, बट स्कूल लेवल पे तो ये रेशियो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक क्लास में 50 बच्चे भी होते हैं, इनफैक्ट कहीं कहीं पे 55, 60 इतनी स्ट्रेंथ चली जाती है। बहुत सारे सेक्शंस डिवाइड होते हैं, ABC, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो वहां पे टीचर को हैंडल करना और बाय फेस या बाय नेम सबको रिमेम्बर करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैम 150 फिर है कि कहीं कहीं या करेक्ट, कॉपी होते हैं फिर कहीं। है आउटडेटेड करिकुलम। मतलब हमारा जो अभी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का करिकुलम है ना, वो कहीं ना कहीं स्किल्स लैक करता है। हम पास आउट होके निकलते हैं, चलिए इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं। एक सर्वे ने ये बताया था, वर्ल्ड बैंक सर्वे था आई गेस, कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो मार्केट लिंक स्टडी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या रीजन है कि आप स्किल्स लेके निकल रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, और जब आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो तो आपको वो जॉब नहीं मिल रही है। उसका रीजन यही है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, या फिर जो आपने पढ़ा है, जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ के आए हो कॉलेज में, वो मार्केट से लिंक नहीं है। जो इंडस्ट्री को चाहिए, जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्ड, वो नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि हमारा जो करिकुलम है वो थोड़ा आउटडेटेड है, तो उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज पुअर रिसर्च एंड फंड एलोकेशन। सी, इंडिया में रिसर्च को लेके तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है फंड की। फंड बहुत ही रेयरली मिलते हैं अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो। अच्छा, वो 3 इडियट्स मूवी में एक एग्जांपल था कि जॉय या रॉय करके एक ड्रोन बना के लाता है। वो ड्रोन हालांकि डीन रिकॉग्नाइज नहीं करता है और लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि जो इनोवेटिव स्टेप स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, ऐसा नहीं टैलेंट की कमी है, बट यह कि उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और अपने पैसे खर्च करने से अच्छा है स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप फंड बनाया जाए या फिर रिसर्च फंड बनाया जाए, जिसमें से स्टूडेंट्स अपने जो भी उन्हें इनोवेटिव आउटलुक कुछ भी परस्यू करना है वो उसे परस्यू कर सके। तो ये एक चीज है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या है? स्ट्रीमलाइन करना चाहिए हायर एजुकेशन सेक्टर को, सबसे पहले तो यही जरूरी है। और फिर रेगुलेटरी और गवर्नेंस रिफॉर्म लानी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसे हम बोलते हैं, आप स्कूल कॉलेज में किसी चीज के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में जाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे फंड चाहिए, मैं आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर रिसर्च, तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाना पड़ेगा क्या कर रहे हो, आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको डीन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस चीज को थोड़ा शॉर्टन डाउन करना चाहिए, ताकि आप में मतलब इंप्रूव हो चुके आपके कॉलेज के गवर्नेंस रिफॉर्म में भी, और जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे गवर्नेंस रिफॉर्म है कॉलेज को लेके, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। सेकेंड है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो ये वो कहीं ना कहीं इस पे ही फोकस करता है, क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIT को छोड़ के, वो भी 3 IIT को छोड़ के टॉप 200 रैंकिंग में नहीं है। तो इसलिए जो वर्ल्ड टॉप 200 रैंकिंग आती है उसमें नहीं है।
फिर है वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो। उसके बाद क्रिएटिव आउटलुक क्रिएट करना चाहिए, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मार्केट लिंक एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है ना, हमें उसे बढ़ाना है। या तो आप वोकेशनल कोर्सेज को स्ट्रेंथन करो, प्रोफेशनल एजुकेशन को, या फिर आप अपना करिकुलम चेंज करो और करिकुलम में इनोवेटिव चीज लेकर आओ, आउटलुक इस तरीके से लेके आओ कि लर्निंग आउटकम बढ़े और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये सब चीजें हो जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसके बाद हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैम ये जो प्राइमरी लेवल पे था प्रॉब्लम्स में, मैम जैसे कस्तूरबा रंजन ने रिकमेंड किया उन्होंने मतलब स्टडी किया था कि क्यों प्राइमरी लेवल पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है। जैसे मैम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे प्लेग्राउंड या बाकी जो गेम्स होते हैं बच्चों के लिए, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ज्वाइन करने के लिए स्कूल। बाकी जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें मैम, तो वहाँ पे ज्यादा ये सब चीजें होती हैं, इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को एडमिशन लेने के लिए। तो मैम क्या ये मेंशन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एट प्राइमरी लेवल पे, जिसकी वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेग्राउंड भी आ जाता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेग्राउंड भी है। आपको स्टेज भी चाहिए, जो सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है उसके लिए स्टेज का भी सिस्टम होता है, ताकि बच्चे का फियर साइकोसिस जो है ब्रेन में बैठा हुआ वो निकले। तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। और आप सही पॉइंट है ये, जो प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं पेरेंट्स, उसका रीजन यही है कि पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो जो एजुकेशन का लेवल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। मैम रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने कहा भी है कि प्राइवेट सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन करे एजुकेशन सेक्टर पे। हाँ, वो CSR एक्टिविटी के थ्रू बोला है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं बोला है। वो जो कंपनीज है, वो एक्चुअली पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों के पास स्क्रीन नहीं थी, जैसे लैपटॉप, टैबलेट्स या फिर मोबाइल फोन वगैरह, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो आपका CSR का फंड होता है वो आप ऑनलाइन एक्टिविटी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए आप उसके थ्रू चैनलाइज करें अपना फंड। तो ये चीज थी, आप उसको ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर CSR के ऊपर क्वेश्चन आता है, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर साल कंपनी अपना कुछ हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए देती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि एजुकेशन पे भी आप CSR एक्टिविटी को एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आप उस पर लिख सकते हो। हाँ जी, बताइए। Ma'am, as Bridges said, ground also is included in the basic infrastructure of the school, and even though there are some very good infrastructure in government schools, some parents are some parents are much inclined towards private schools, even though the basic infrastructure like ground, stage, and all these things are not there in private schools. The parents are much inclined. I mean, I feel that parents also need some education इंडिया में एक नॉर्म बना हुआ है कि मोर यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू मेक योर चाइल्ड स्टडी, यू हैव टू एडमिट योर चाइल्ड टू इलाइट प्राइवेट स्कूल। ये जो इलाइट शब्द है ना, कि आपको सोसाइटी में इलाइट टर्म्स में आना है, ये आपको प्राइवेट स्कूल की तरफ कहीं ना कहीं पुश करता है। और जैसे आप बोल रहे हो पेरेंट को एजुकेट करना चाहिए, आई गेस पेरेंट भी न्यूज़पेपर सारे पढ़ते होंगे, तो वो भी देख रहे हैं कि ASR की रिपोर्ट आ रही है, प्रथम की रिपोर्ट आ रही है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है। उस सब में यही आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और जो लर्निंग आउटकम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि पेरेंट्स भी इसलिए प्राइवेट स्कूल की तरफ फोर्स करते हैं अपने आप को, अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को एडमिट करने के लिए। तो इसमें कंसर्न भी लिख सकते हो कुछ, जैसे आपको ऐड करना है आप कर सकते हो इसे। Ma'am, just to support that with the government initiative and government support, we can improve the education and infrastructure. Can we give example of Delhi government, like without mentioning the government name, or can we mention the government name for giving such examples? देखो, गवर्नमेंट नेम मैंने आपको बहुत बार बताया, पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी पॉलिटिकल डिग्निटरी का आप नाम मेंशन मत करो। पर जब आप मेंशन कर रहे हो दिल्ली गवर्नमेंट, तो आप वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन नहीं कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने वाकई में ग्राउंड लेवल पे जो स्कूल्स थे उनको चेंज करा है, इम्प्रूवमेंट देखी है। और जो उनका प्रोग्राम था ना, हैप्पी करिकुलम करके इंट्रोड्यूस करा गया था, हैप्पीनेस वाला,
वो वाकई में बच्चों के मेंटल प्रेशर पे और एंजाइटी लेवल पे वर्क कर रहा है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो कंक्लूजन जब आप लोग लिखते हो तो आप लिख सकते हो कि ऐसी चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए इनोवेटिव प्रोग्राम्स में, तो बहुत अच्छा स्टेप है ये तो। मैम Thank you, ये ma'am. चीज मैंने लिखी नहीं है, ये कौन था अभी, अच्छा करण, ठीक है, ये आप लोग इसमें ऐड कर लेना। मैंने आई गेस हैप्पीनेस करिकुलम का एग्जांपल लिखा नहीं है, आप वो ऐड कर लेना इसमें। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, ठीक है। तो अब आती है प्रॉब्लम एजुकेशन सेक्टर की इन जनरल में क्या क्या है। अभी तक तो हमने लेवल वाइज पढ़ा था, प्री प्राइमरी, प्राइमरी। अब हम पढ़ेंगे कि ऑल ओवर जनरल लेवल पे क्या दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत तो यही है, देयर इज एन इनएडिक्वेट फंडिंग। ये तो ना आप याद ही कर लो कि 3% से कम एजुकेशन पे स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की और 2% से कम हेल्थ पर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 6% ऑफ जीडीपी बोला है, तो यहाँ तक इम्प्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं दोबारा ये क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि आप लोगों को नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रिकमेंडेशन कितनी थी ये भी याद नहीं था, जबकि ये तो पेपर 2 में आप लिखते ही रहते होंगे, तो ये छोटा मोटा डाटा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन पॉलिसी है, वो इनपुट पे फोकस कर रही है रेदर देन ऑन लर्निंग आउटकम। इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग आउटकम है ना, वो कहीं ना कहीं अभी तक स्टैग्नेटेड है, वो बढ़े नहीं है और खराब होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री लिंक करिकुलम नहीं है और डिटोरेशन हो रही है क्वालिटी में एजुकेशन की। ASR की रिपोर्ट है ये, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर है कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो नॉन इंक्लूसिव है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने ये पॉइंट आउट करा था कि देयर इज एन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये चीज बहुत जगह देखने के लिए मिली है कि मार्जिनलाइज सेक्शन और वुमेन सेक्शन, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन आल्सो, SC ST OBC में भी जो वुमेन सेक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन पे बहुत कम है, जबकि आर्टिकल 15 रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है, उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हमें कहीं ना कहीं वो लेवल को इंक्रीज करना चाहिए। उसके बाद है कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है। आप फंडिंग नहीं मिलती है इस वजह से, या फिर देयर इज अ करप्शन एंड लीकेजेस ऑफ फंड, दैट्स व्हाई दिस कुड बी आल्सो अ रीजन। जो फंडिंग के साइन होते हैं प्राइमरी लेवल पे वो होते हैं प्रिंसिपल के थ्रू। अगर फंड आ रहे हैं और वो स्कूल पे स्पेंड नहीं हो रहे हैं, तो आई थिंक ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके क्वेश्चन करे कि जो प्रॉपर चीजें होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है अकाउंटेबिलिटी की। अगर कोई आपको पता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप ध्यान दोगे उस चीज पे कि हाँ कहीं करप्शन या लीकेजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है, ना उन्हें पता है, तो इसलिए हमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो खुद से क्वेश्चन कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट टॉयलेट्स, यहाँ तक कि लेबोरेटरी भी नहीं है। जो एक होता है ना कि अनस्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होते हैं, जैसे सारी क्लासेस एक ही जगह बिठा दी, एक तरफ दूसरी क्लास चल रही है, इधर कोने में दूसरी क्लास चल रही है, एक बड़ा सा हॉल है, अलग अलग क्लासरूम भी नहीं है। और जो लैब वगैरह होती है जैसे कंप्यूटर लैब हो गई, फिजिक्स लैब हो गई, बायोलॉजी लैब हो गई, वो सब तो होती ही नहीं है, और होती है तो उसमें आधे से ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, हम केवी से, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है तो मेरे पास केवी का एग्जाम्पल है। मेरे पास केवी में जितनी भी लैब्स थी, आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल, बट हमारे स्कूल में और बाकी स्कूल्स में लैब बहुत प्रॉपर थी, वहाँ पे हर चीज थी। तो वो कहीं ना कहीं आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाती है, बिकॉज जो हमारी केमिस्ट्री मैम थी, शी इज वेरी एक्टिव, शी इज एक्चुअली प्रोएक्टिव कि लैब में कोई चीज नहीं है और वो स्टूडेंट के काम की है तो वो होनी चाहिए। तो ये एक चीज है कि वो बहुत प्रोएक्टिवली अपने डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक थी उनकी। ऐसा लेमैन सा एटीट्यूड नहीं था कि चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, चल रहा है। और जब लास्ट में प्रैक्टिकल हुआ था तो वो भी जैसे लास्ट में हो जाता है ना कि प्रैक्टिकल में आपको बता देते हैं, नहीं, हम प्रैक्टिकल में खुद हमने सब कुछ निकाला था, क्योंकि हमारी लैब फुली इक्विप्ड थी, हमारे टीचर्स ने उतनी मेहनत करी थी इस चीज पे। पर अगर यही बात हम बाकी टायर 2 सिटीज की बात करें तो शायद वहाँ पे लैब इक्विप नहीं होगी, और अगर होगी तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी उन्हें यूज करने की। तो ये सब आप चीजें लिख सकते हो कि लेबोरेटरी जो होती है, जो फिजिकल आपको फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवाती है, वो मोड कहीं ना कहीं लैक करता है बहुत सारे स्कूल में। इनफैक्ट जो बीटेक के कॉलेजेस हैं
उसमें ये देखा गया है, ये रिपोर्ट थी शायद, गवर्नमेंट रिपोर्ट ही थी, उसमें ये था कि जो बीटेक के कॉलेजेस है उसमें आधे से ज्यादा कॉलेजेस में जो टायर 3 सिटीज में है या टायर 2 में है उसमें लैब प्रॉपर नहीं है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो ये आप चीजें लिख सकते हो। मैम नेक्स्ट है कंसर्न। हाँ जी पूछिए। मैम, you have talked about 2 points. One is nationwide, I mean, international-wide ranking of colleges. Only 3 of our Indian institutes have secured in top 200 rank. And at the same time, we have spoken about equal representation of SCs and STs in education institutions. Don't you think that these 2 points are contrary? Right. Because in the name of giving equal representation to SCs and STs, aren't we decreasing the opportunities of the general students? Like if we see, ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। आई टोटली गेट आप क्या बोल रहे हो। हमें स्कूल की कॉलेजेस की रैंकिंग इंप्रूव करनी है ओवरऑल, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, बट जो क्लास सफर कर रही है पिछले इतने सालों से हमें उसको भी एम्पावर करना है कि वो रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है, रिजर्वेशन देने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन SC ST का या वुमेन का, मार्जिनलाइजेशन का कम क्यों है, वो एक कंसर्न एरिया हमें देखने का। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गया, और जो मैं बात कर रही हूँ कि आपको रैंकिंग इंप्रूव करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक अलग चीज हो गई। उसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसमें आपका लर्निंग आउटकम आता है, उसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर आता है, और ये आता है कि कितने स्टूडेंट्स आप में इनरोल्ड है। तो उसमें एक चीज नहीं, उसमें काफी सारी चीजें हो जाती है। Yes, ma'am. What you said is correct, exactly correct. But it also includes the number of students enrolled and number of students passed, and at the same time, the average percent of the students also will be considered, and also the employability factors. Like if we consider in institute professional courses, some students will not be eligible if they, if they are not getting the certain amount of CGPA or something. See, Charan, we'll discuss this factor later, क्योंकि अभी हम एजुकेशन सेक्टर पे बात कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो, आप टॉपिक को रिजर्वेशन के टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हो। रिजर्वेशन इज अ होल टुगेदर अनदर डिबेट, तो उस पे सबकी अपनी अलग राय है, बट गवर्नमेंट आर्टिकल 15 के थ्रू रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। सो दैट हैज टू बी मेड क्लियर कि आर्टिकल 15 होने के बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज का या बाकी वल्नरेबल सेक्शंस का, वो प्रॉपर नहीं है। और गवर्नमेंट की दूसरी तरफ ये कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इतनी कम है, और जो आउटडेटेड करिकुलम की वजह से जो हमारे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और मेरे ख्याल से IISc बैंगलोर या कौन सा था वो, सिर्फ ये 3 है इंटरनेशनल रैंकिंग में। तो इन तीनों के अलावा बाकी सारे IIT, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी रैंकिंग में इंप्रूव नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, ये एक चीज है। इन दोनों टॉपिक को सेपरेट रखो, मतलब रिजर्वेशन को मिक्स मत करो एजुकेशन सेक्टर के साथ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब बेसिकली ये है कि डिसेबल चिल्ड्रन के बारे में आप बोल सकते हो, या फिर जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं जिनका IQ बहुत ज्यादा शार्प होता है या जिनका IQ बहुत ज्यादा कम होता है, उनको ऑफन इग्नोर किया जाता है। जैसे कैट की रिपोर्ट ने हाईलाइट करा था कि मेजॉरिटी जो इस सेक्शन में जो मेजॉरिटी चिल्ड्रंस है वो अभी भी आउट ऑफ स्कूल ही है, और जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं सफर करती है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो ये एक चीज आप लिख सकते हो कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे RTE के अंदर एक प्रोविजन है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाना है तो जो टीचर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो बहुत जगह पे तो मेरे ख्याल से टीचर सर्टिफाइड ही नहीं हो पाता है, कि आप टीचर तो रख लेते हो कि चलो हम पढ़ा लेंगे, बट उस टीचर का प्रॉपरली मेंशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि वो सर्टिफाइड टीचर होना चाहिए जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ा सके। तो ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है पूरी तरीके से। फिर नेक्स्ट है टीचर्स सबसे ज्यादा परेशान है आज के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था गुरुकुल वाली परंपरा की टीचर्स वर गिवन दी अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बट वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मिसिंग होती जा रही है। सबसे पहले तो हाई वर्कलोड है और कोई इंसेंटिव नहीं है टीचर के लिए। देयर इज नो इंसेंटिव, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कोई ऐसा बोनस का सिस्टम नहीं है इंडिया में।
सेकंड इज इन्वॉल्विंग टीचर इन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, टीचर को नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे सेंसस एक्सरसाइज में कर रहे हो, अभी इलेक्शन ड्यूटी में करा था, कोविड की वैक्सीन ड्यूटी में कर रहे हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। करप्शन है टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, जितने भी टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें हमें करप्शन देखने के लिए मिली है। ये एक डाटा है, आप इसे किसी को अगर सीटेट के लिए कोई नया डाटा मिले ना तो वो ऐड कर लेना। मेरे पास एक्चुअली पुराना ही डाटा था जो मुझे मिला। 25% है मैम। मैम अभी रिसेंटली यूपी में टेट का पेपर भी लीक हुआ था। हाँ, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, आप वो भी लिख सकते हो, वो आप करप्शन के अंदर ही लिख सकते हो। लीक कैसे हो गया, करप्शन का ही तो रीजन होगा ना। फिर है आउटडेटेड और लैक ऑफ इनोवेटिव मेथड टू टीच। टीचर आता है क्लासरूम में, पढ़ाएगा और चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है क्लास में कितने बच्चों को समझ आया है। आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, कुछ इनोवेटिव मेथड यूज करना चाहिए। देयर इज नो कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है, ऊपर से कोई इंसेंटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन होता है ना, जो इनर ज़ील होती है पढ़ाने की, वो मिसिंग होती है। अच्छा, ये चीज हम जापान से सीख सकते हैं कि जापान में टीचर की रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है सोसाइटी में, और जो बच्चे हैं उनमें एक एम्पैथी डेवलप करी जाती है, बचपन से ही डेवलप करी जाती है, ताकि वो जो बड़े होकर सोसाइटी में जाए तो उनका एक ऑल ओवर कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, सिर्फ एजुकेशन के मतलब सिर्फ नॉलेज का डेवलपमेंट ना हो। तो ये चीज है। और टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके लिए भी प्रोविजन है टीचर ट्रेनिंग का, बट वो प्रॉपर नहीं है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्टूडेंट्स को ही एजुकेशन सेक्टर में कोविड के बाद से जो एंजाइटी और मेंटल प्रेशर देखने के लिए मिला है ना, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। जब आप बाहर जाते हो, इंटरेक्ट करते हो ना, आप कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलैक्स रहता है, पर जब आप एक ही जगह पे बैठ के बस स्क्रीन टाइम पे बैठे रहोगे तो आपका स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता है, दूसरा नेगेटिव कनोटेशंस आती है आपके माइंड में, क्योंकि जो पीयर ग्रुप होता है आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टेज का डेवलपमेंट पार्ट होता है। तो इस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा, मार्क्स लाने के चक्कर में बच्चे रैट रेस का पार्ट बनते जा रहे हैं। 90, 95, अगर आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से 90 अबव परसेंटेज बहुत कॉमन हो गया है। 90 जिससे भी आप पूछोगे कितने परसेंटेज आए हैं, 90 अबव आए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ना पार्ट बन रहे हैं, एक रैट रेस का पार्ट बन रहे हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि फैमिली से और पीयर ग्रुप से प्रेशर है, कि फैमिली प्रेशराइज करती है कि इतने परसेंटेज तो लाने ही पड़ेंगे। उसको थोड़ा कम करना की जरूरत है, क्योंकि और जो दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस वाला करिकुलम था ना, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, हैप्पीनेस वाले करिकुलम को, कि उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का इनोवेटिव अप्रोच थी कि स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। फिर लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि सारे बच्चों को आप एक ही क्राइटेरिया पे एग्जामिन कर रहे हो। देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन सिस्टम, बट द प्रॉब्लम लाइज इन हर बच्चे का अपना एक अलग कैलिबर है, बट आप सबको इकट्ठा करके यू आर फोर्सिंग देम टू मैच टू वन कैलिबर। इतने सारे बच्चों का अलग अलग कैलिबर है, आप उन्हें पुश कर रहे हो कि एक ही कैलिबर पे आओ, और उसके बाद आप उनका टेस्ट ले रहे हो, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और इनफैक्ट 10th और 12th का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मार्क्स का सिस्टम है, वो तो बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपकी पूरे साल की मेहनत, जिसे हम बोलते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो मिसिंग हो जाती है। अब तो फिर भी CCA आ गया है, तो चीजें चेंज हो गई है, वरना पहले 10th और 12th पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता था कि आपकी पूरे साल की मेहनत नहीं देखी जाएगी, जो उस दिन आपने एग्जाम में परफॉर्म करा है ऑन द डी डे जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ वो देखा जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम में, वो ये प्रमोट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे ये है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कैंपस इशू। हमने JNU फीस हाइक में देखा, हमने कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है उसमें देखा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिंजरा तोड़ कैंपेन था, हमने उसमें देखा। तो जो ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कैंपस के इश्यूज का, कैंपस इशू बेसिकली होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड या फिर स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड, पर स्टूडेंट यूनियन का भी आपस में पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कि लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, तो उसको आप कर सकते हो। और कर्नाटका का केस तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत न्यूज में है, और आपके टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। तो नेक्स्ट है अदर इश्यूज की बात। तो अदर इश्यूज में ये आता है
कि इंडिया में स्पोर्ट्स एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान है, बहुत ही कम ध्यान जाता है स्पोर्ट्स एजुकेशन पे, कि फिजिकल एजुकेशन जैसे हम बोलते हैं ना कि वो 5th क्लास से ही पार्ट बने, अर्ली चाइल्डहुड से पार्ट बने, तो वो थोड़ा मिसिंग होता है। और दूसरा, करिकुलम में सेक्स एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है टीनेजर्स को, उन्हें आधी चीजें पता नहीं होती है। तो ये जो 2 चीज है, इन पे मेरे ख्याल से करिकुलम पे ध्यान देना चाहिए इंडिया को। और जो स्पोर्ट्स एजुकेशन का टॉपिक है ना, इसको आप स्पोर्ट्स में भी लिख सकते हो कि इनएडिक्वेट फैसिलिटी होती है स्कूल्स के पास स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो इम्प्रूव करनी चाहिए। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। इस टॉपिक को आप कवर करना पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। मैंने ये जनरल टॉपिक दिया है क्योंकि पैंडेमिक अभी 2 साल के लिए चल रहा है, बट आगे चल के जो मेन टॉपिक रहेगा वो ऑनलाइन एजुकेशन ही रहेगा, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए इसे कवर करा है। बट आपको पैंडेमिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज मिलेगी, impact of pandemic on mental stress of students या impact of pandemic on education, वो आप ऐड करते जाना इसमें। ये कुछ डाटा है कि गूगल के हिसाब से इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी इंडिया के ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में और इतने मिलियन यूजर हो जाएंगे। अब रीजन क्या है ग्रोथ का ऑनलाइन एजुकेशन में? ये है कि इंक्रीज आउटरीच है। इंक्रीज आउटरीच से बेसिकली ये मतलब है कि जो ज्योग्राफिकल बैरियर था, जो गर्ल्स या वुमेन जो मार्जिनलाइज सेक्शन कवर नहीं कर पाता था, अब वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बहुत इजीली कवर हो रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से आप अगर अभी भी जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो सब दिल्ली एनसीआर में तो है नहीं, सब अलग अलग जगह से क्लास ले रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से भी होगा, कोई साउथ से भी होगा, तो इसलिए आउटरीच जो है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो बढ़ी है। तो इसलिए एक बहुत गुड अल्टरनेटिव होता है कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। दूसरा, कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है, घर पे बैठे हुए हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्टडी हावर की, आपने कहीं जाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी क्लास अटेंड भी कर रहे हो। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि आप कॉलेज जाओगे, फीस वगैरह दो, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह दोगे, फिर वहां जाके अपना टाइम वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं आपको ये कन्वीनियंट भी लग रहा है। जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस शुरू हुए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टोरीज वायरल हो रही है कि जो 2 साल से बच्चों को आदत पड़ गई है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट की, उसको ओवरकम करना इस लेवल के बच्चों के लिए एक मुश्किल का काम होगा। बहुत आर्टिकल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से क्विंट पे या किसी पे आप चेक करना, वो मेंटल स्ट्रेस को लेके आर्टिकल आ रहे हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो आदत उनकी 2 साल में बन गई है ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देकर, उसको ओवरकम करना एक मुश्किल काम होगा। टीचर्स के लिए भी होगा, क्योंकि टीचर्स भी अब तक बैठ के अपने कन्वेंशनल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में क्लास ले रहे थे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। सी, जो कोर्स आपको चाहिए आप वेबसाइट पे क्लिक करो, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, अब अपने घर पे बैठो और उसे पढ़ लो। तो ये बोलते बहुत वाइड तरीके से बहुत सारे कोर्सेज मिल गए। ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई कोर्सेज नहीं है, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वो सब चीज अब खत्म हो गई है। लास्ट है ग्रोइंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। जो सबसे मेजर रीजन है इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का, वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली प्रमोट इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंडियंस के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा हो गया है, तो ये एक रीजन है। अब चैलेंजेस क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के? सबसे बड़ा चैलेंजेस है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में। जैसे ये हमने डाटा ऐड करा है कि इन रूरल हाउसहोल्ड में 15% से भी कम लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और 4.4% के लगभग लैपटॉप या कंप्यूटर है उनके पास, या फिर टैबलेट जो भी हम बोलते हैं। तो सब अलग अलग सेक्शन में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर डिस्पैरिटीज की बात करी जाए तो अर्बन सेक्टर में और रूरल सेक्टर में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। तो इसको एक ओवरकम करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। और डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल में भी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए या ट्राइबल रीजन हो गए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है इंटरनेट का या स्मार्टफोन का, तो यहाँ पे एक कंसर्न आता है। आपने न्यूज सुनी होगी जब पैंडेमिक पीक पर था फर्स्ट वेव में, तब ये आया था कि जो ट्राइबल रीजन है वहां पे ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही है, तो वहां पे एक टीचर ने बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया था। वो स्टेप ये था कि उन्होंने अपने फोन से इंटरनेट कनेक्ट करके और जो स्पीकर होता है बड़े वाला स्पीकर, उसमें बिठा के सब बच्चों को 1 हैंड डिस्टेंस पे बिठा के और फिर पढ़ाना शुरू करा। उसका रीजन ये था कि हमारे पास ना तो स्मार्टफोन है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का,
ना उनके पास टैबलेट है, ना उनके पास इंटरनेट है, और फ्री इंटरनेट सर्विस जैसी बोली जाती है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये दिक्कत की बात हो जाती है। उसके बाद सेकंड कंसर्न है हाई स्क्रीन टाइम, जो आई साइट को इफेक्ट करता है। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, कोई फिजिकल लर्निंग तो हो नहीं पाती, आप घर में बैठे हुए हो। तो एक आपकी ये है कि आप सिर्फ जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है आप उन्हें तो पढ़ सकते हो, बट जैसे साइंस के सब्जेक्ट हुए, बायोलॉजी के सब्जेक्ट हुए, या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हुए, तो आप उन्हें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू नहीं करवा सकते हो। अगर आप किसी 11th और 12th स्टूडेंट्स, आपके कोई छोटे भाई बहन होगा या नोन में होगा, आप उनसे पूछना कि आपको कितना पता है ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि 2 साल से उनका पैंडेमिक में ऑनलाइन चल रहा है। तो आप उनसे सिंपल पूछना, हाउ मच डू यू नो अबाउट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो साइंस के बच्चों ने पता होगा, 11th क्लास में सबसे बेसिक चीज होती थी टाइट्रेशन करना। आई थिंक वो पैंडेमिक के चक्कर में किसी को भी नहीं पता है। उनको ऑनलाइन क्लासेस दिखाई गई है जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं ना, फ्री वीडियोस वाली, उसके थ्रू प्रैक्टिकल दिखा दिया कि ऐसे ऐसे टाइट्रेशन होता है। बट जो एक नॉलेज डेवलप होती है आपकी, जो लैब में जाके फिजिकल आप जब परफॉर्म करते हो, जब खुद से परफॉर्म करते हो, तो वो डेवलप होती है, तो वो मिसिंग हो जाती है। तो ये एक चैलेंज है। फिर है सोशल आइसोलेशन और एब्सेंस ऑफ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। सी क्लासरूम एक्सपीरियंस इट्स होल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आप घर में बैठ के वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो जो आप क्लासरूम में जाके करोगे। अपने दोस्तों से मिलते हो, आप चीजें डिस्कस करते हो, यहाँ तक कि बाकी सब चीज भी अगर हम छोड़ दे, तो जब आप कॉलेज में जाते हो, दोस्तों से मिलते हो ना, तो आपको करियर ऑप्शंस भी पता चलते हैं। 50 बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं और उसमें से 10 आपके दोस्त हैं, तो हर आदमी एक ही चीज तो नहीं कर रहा होगा। एवरीवन वुड बी गोइंग फॉर डिफरेंट करियर। तो आपको करियर ऑप्शंस भी पता चलते हैं, आपको लाइफस्टाइल पता चलता है किसका कैसा है। तो एक बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। तो वो चीज हो जाती है, वो आपकी मिसिंग हो जाती है ऑनलाइन एजुकेशन में। और एक कंसर्न ये है कि अबेंडेंस है फ्री कंटेंट का, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हर चीज को हम वेरीफाई या चेक नहीं कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो ये एक रीजन है। और ये तो सबको पता होगा, चीटिंग हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसे कहते हैं ना कि ओपन बुक टेस्ट। इसके लिए बहुत इनोवेटिव स्टेप बहुत सारे टीचर्स लेकर आए हैं। इनफैक्ट शायद आईआईटी का था या दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, किसी का था ये, कि जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, उनकी जगह उन्हें सब्जेक्टिव टेस्ट दिए गए। ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव टेस्ट दिए गए, जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। जैसे एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कुछ उस तरीके से दिए गए बनाकर, प्रोजेक्ट वाइज जैसे बोलते हैं, असेसमेंट के तौर पे, ताकि आप चीटिंग ही ना कर पाओ। हाँ, केस स्टडी, ये सही बात। तो वो अब उस केस स्टडी में आप चीटिंग कैसे करोगे? अपने दोस्त से पूछ सकते नहीं हो, सबका अपना अलग अलग मेंटल रिस्पॉन्स होता है। कोई किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, किसी का अलग नेचर है तो वो किसी तरीके से करेगा। तो वो एक इनोवेटिव चीज थी चीटिंग को काउंटर करने के लिए। फिर है इनएडुकेट टीचर ट्रेनिंग इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा दिक्कत टीचर को फर्स्ट वेव में आई थी, क्योंकि बहुत सारे टीचर को नहीं पता था। सी दिस जूम सेशन, दिस गूगल सेशन, टीचर को नहीं इतना पता होता है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो सबके पेरेंट्स इतने एक्टिव या प्रोएक्टिव नहीं होते हैं कि मोबाइल चलाना देख ले। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, टीचर की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है टेक्नोलॉजी यूज में। और सबसे लास्ट में कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है। आपको कंटेंट मिल सकता है इंग्लिश, हिंदी में, बट जो अगर रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, और फिर ये भी कि सब रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कंसर्न है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला तो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट इंप्रूव करना है, क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो सके ऑनलाइन लर्निंग के लिए। आप ऐसे गूगल में टाइप करोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओगे, इतनी सारी फ्री वीडियोस मिल जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी को या किस वीडियो को सब्सक्राइब करूँ या किसको देखूं। तो वो इसी वजह से है कि बहुत सारा कंटेंट जब आपके पास होता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए क्वालिटी बेंचमार्क सेट करना बहुत जरूरी है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। थर्ड है कि स्मार्टफोन और टैबलेट पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे, बट जरूरी है कि ये इंक्रीज हो। क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे देखा था, जो माइग्रेंट वर्कर के चिल्ड्रंस हैं, उनके पास सारी सुविधाएं नहीं थी। इंटरनेट का जो बेसिक पैक है ना, जो एयरटेल का स्टार्ट होता है, फिर वो भी 128 या शायद
150 है और वो भी 28 डेज के लिए है। तो वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, आपकी पॉकेट पे हैवी पड़ रहा है, तो ये बहुत हैवी पड़ता है आपकी पॉकेट पे। इससे तो कम कोई पैक स्टार्ट ही नहीं होता है, तो इस वजह से 14 डेज ये। का करती है इसको। पर अगर क्लास 1 साल चलेगी तो आपको वो हर 14 डेज पे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसका पैसा सरकार नहीं दे रही, उसका पैसा स्कूल भी नहीं दे रहा है, कोई एनजीओ फंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना, ये बढ़ जाता है। पैंडेमिक के टाइम पे ये बहुत देखने के लिए मिला था। और लास्ट में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखने हैं कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है। तो उसमें ये है कि स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है, ये लॉन्च करा गया था। और प्रज्ञता गाइडलाइंस आई थी डिजिटल एजुकेशन पे, और पीएम ई विद्या। जितने भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हमने लिखे हैं ना, आप पेपर 1 के लिए इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या, इसमें क्या है। ऐसे सिंपल आ जाएगा। अगर प्रज्ञता गाइडलाइंस किसके लिए है, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिजिटल एजुकेशन के लिए है। तो थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज आप ले लेना। बाकी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये आपका आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं एग्रीकल्चर की होगी। और जो आपका 7th तारीख को टेस्ट, 7th फुल लेंथ टेस्ट है, शायद संडे के दिन है वो 27 मैम। 27। हाँ, तो वो जब भी है तो उसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा उस पे कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने नोट्स दे ही दिए हैं। अलग क्वेश्चन आएगा, बट आप प्रिपेयर रहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें। मैम ऑनलाइन एजुकेशन में उसके ड्रॉबैक में मैम, जैसे हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया साइबर से लेकर कोई भी चीजें। जैसे मैम अभी लॉकडाउन में ही देखें तो जो भी स्टूडेंट थे, लाइक जो भी अभी मिडिल क्लास में पढ़ रहे हैं मैम, वो एक तरीके से बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन हो गया, जिसको अटैक करना बहुत आसान हो गया था थ्रू गेम्स के, चाहे व्हाट्सएप्स के। तो मैम ये ऐड कर सकते हैं कि साइबर थ्रेट भी एक तरीके हाँ, से। देखो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जो पैंडेमिक में जो हुआ है वो आपको खुद से ऐड करना है डाटा। तो पैंडेमिक में जितने भी बहुत लड़कियों को भी बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई है, और फिर पूरे टाइम मोबाइल आपके हाथ में रहता है, तो कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन अब्यूज वगैरह तो मिल ही जाते हैं। तो ये भी कंसर्न ही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, आप ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे भी ऐड करना है आप ऐड कर लें, वो पैंडेमिक के थ्रू हो या जैसे भी हो। Ma'am, besides mentioning lack of sports program, can we mention there is a lack of discipline program like NCC and Scouts and Guides? हाँ, आप लिख सकते हो। स्पोर्ट्स एजुकेशन की भी कमी है, और जो एनसीसी वगैरह की है, एनसीसी की बात होगी, कैडेट कॉर्प की, उसकी भी प्रॉब्लम है। इंडिया में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पेरेंट्स भी ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं प्रमोट करने में, बच्चों को भेजने में। तो आप लिख सकते हो वो। मैम जो मैम टीचर्स होते हैं, जो जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो डिवाइड होते हैं, उनमें प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, उसमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो 2-2 हजार या 3-3 हजार में पूरा महीना काम करते हैं। मतलब कभी कभी वो संडे को भी काम करते हैं। तो इस एक मेन रीजंस की वजह से टीचर्स अपना इंटरेस्ट शो ही नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को। मेनली 30 to 35 मिनट्स के पीरियड होते हैं। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे कि 70 बच्चे या कभी कभी 80 बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो उनको हैंडल करना उतना नहीं हो पाता। हाँ, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। जब टीचर से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा, जैसे हमने टीचर से रिलेटेड पॉइंट में लिखा हुआ है करप्शन एंट्रेंस एग्जाम में होता है, तो किसी बच्चे ने बताया था यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ था, तो आप वो पॉइंट वहां पे तुरंत मेंशन करो जो मैंने नहीं बताया। आपने जो पॉइंट बताया बाकी सब इसको ऐड कर लेना। कि मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि ना तो कोई इंसेंटिव होता है और सैलरी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो सकता है। मैम जैसे मैम गवर्नमेंट स्कूल में मैम टीचर्स इंसिस्ट करते हैं बच्चों को कि हमारी सेपरेट मतलब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो। जैसे मैम आई एम आल्सो मैम स्टूडेंट मैम गवर्नमेंट स्कूल मैम, उसमें मैम टीचर किसी भी दिन मैम नहीं पढ़ाए, सिर्फ बस क्या था कि उनके कोचिंग में सेपरेट ज्वाइन कर लो, तो फिर वहाँ पे वो पढ़ाते थे। ये क्या मैम ऐसे में मेंशन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। देखो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो आप मेंशन करो अपने टॉपिक में। मैम अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, यूपीएसआई का एग्जाम, उसमें भी एक स्कैम हो गया है यही ऑनलाइन से रिलेटेड। उसमें भी एवरेज मार्किंग से कुछ स्टूडेंट्स बहुत ऊपर जा रहे थे। मतलब ये भी उसमें फिर हम लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यूज ही है, हार्डली 2 महीना या 3 महीना पुरानी है। इसको आप लिखोगे कहाँ पर?
मैम ऑनलाइन एजुकेशन में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैम इसको हम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में जा सकते हैं ना। देखो अनुषा, जो आपने बताया ना उसको आप लिख सकते हो जब एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पे आप कैसे लिख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन अलग चीज है और ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना अलग चीज है। One more thing, like with the online with the online education, vulnerable parents are being exploited economically, ma'am. Because I mean, they don't know that they are getting loans from the bank. They're just saying pay EMIs, like get. यही मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जितना बेनिफिट है उसके उतने अगर प्रॉज है तो उसके कॉन्स भी। सब लोग इंटरनेट पैक तो बेसिक नेसेसिटी है, वो एक्सेस कर सके वो भी एक अपने आप में एक मेजर कंसर्न है। तो आप जो भी आपके पास डाटा है ना इनफैक्ट, और जो भी जो बजट में डाटा अपलोड होगा या अपडेट किया हुआ डाटा होगा या इकोनॉमिक सर्वे में होगा, इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, बट बजट तो आपको पढ़ना ही है तो वो अपडेट कर लेना अपना। एजुकेशन सेक्टर को रिलेटेड जो भी स्कीम आप पढ़ोगे वो यहाँ अपडेट कर लेना। मैम ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड एक तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे अभी एक न्यूज आई थी अडल्ट्री से रिलेटेड कि बच्चे ऑनलाइन चला रहे हैं, पेरेंट्स को तो आइडिया नहीं, वो मोबाइल देख के काम पे चले जाते हैं जो डेली वेजेस होते हैं, तो वो कुछ भी खोल के कुछ भी चला रहे हैं, मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चला रहे हैं। लिख सकते हैं। देखो जो भी इश्यूज और वो है ना, आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, जो आपको लग रहा है इश्यूज है, आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ ही रहे होगे पेपर के लिए, अपने एग्जाम के लिए 150 दिन रह गया आई गेस, तो आपको जो भी लगता है चैलेंजेस इशू है सिर्फ एजुकेशन में नहीं बाकी जो टॉपिक कवर करे वो आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो और डाटा अपना अपडेट कर सकते हो। लेकिन जो ये मैं बताऊं, जो आप लोग बातें बता रहे हो कि मैं ये ऐड कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, आप ऐड कुछ भी करो पर जब आंसर लिखते हो ना तो मुझे उस आंसर में कुछ नहीं मिलता, ना मुझे कोई डाटा मिलता है, 30% कॉपीज को छोड़ के ना मुझे कोई कोट मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि बस आपने पढ़ा और जल्दबाजी में ऐसे पेपर लिख देते हैं, वो लिख के दे दिया। तो उस चीज को थोड़ा आप इम्प्रूव करो। आपके पास सब कुछ है, न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ रहे हो तो अपने एस्से को भी उस हिसाब से इम्प्रूव करो। अब आपके सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो उसको थोड़ा सीरियसली अटेम्प्ट करना। अब तक सेक्शनल चल रहे थे, अब फुल लेंथ हो गए, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स है अभी, सबके सब जितने भी है एटलीस्ट वो तो सीरियसली अटेम्प्ट करें। मैम ग्रामर का सॉल्यूशन कब आएगा? ग्रामर का वो सर देखते हैं, वो अपलोड कर देंगे जल्दी। ओके चलो, विल एंड टुडेस क्लास। मैम पेपर नेक्स्ट क्लास आपकी एग्रीकल्चर की होगी। हाँ जी, मतलब डाउट है, जैसे पेपर 2 में हमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें एक ऐसे कितने मिनट में लिखना है या एक काउंटर आर्गुमेंट कितने मिनट में लिखना है, तो इसका मैम कुछ अप्रोक्सीमेट टाइम है क्या कि हम उतने में देखो लिखने? ऐसे तो आपका 20 मिनट्स में होना चाहिए कंप्लीट। सिंगल ऐसे मैम? सिंगल ऐसे अगर आपको अपना पूरा पेपर 3 घंटे में करना है तो ऐसे का जो टाइम है वो 20 मिनट्स है। अब देखो सपोज करो आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो अगर और क्वेश्चन आ जाता है वुमेन के ऊपर, तो उस ऐसे को तो आप 10 मिनट में भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें दिमाग में ऐसे फिट हो जाती है कि आप उसे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ टॉपिक है जैसे कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप उस पर 30 मिनट्स भी ले सकते हो, बट ऑन एन एवरेज पर ऐसे आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से चलो, 20 का 25 कर लो, 30 कर लो, पर एक एवरेज बना के चलो अपने ऐसे टाइम में। यस मैम। चलो विल एंड फॉर टुडेस क्लास। बाय एवरीवन। थैंक यू। यस मैम।